हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम अप्लाइड केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड केमिकल बॉन्डिंग है। अगर आपने क्लास 11 पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड केमिकल बॉन्डिंग आपके दो चैप्टर हैं, लेकिन हमारे आपके जो यूबीटीआर का सिलेबस है उसमें ये दोनों चैप्टर कंबाइंड करे हुए हैं और इनमें से आपको ज़्यादातर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पढ़ना है एंड कुछ पार्ट आपको केमिकल बॉन्डिंग का पढ़ना है। तो आप सबसे पहले मुझे आप कमेंट्स में ये कमेंट कर दीजिए कि आपने जो अपना पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है वो 10th बेस पे लिया है 12th बेस पे। इससे मेरे को आपको पढ़ाने में आसानी हो जाएगी नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर से। देखो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम हमारा 9th में आपने पढ़ा होगा कि एटम्स के अंदर आपके कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो उन्हीं के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। इसको पहले मैं आपको रीड करके पढ़ाता हूँ, फिर मैं आपको उसको समझाता हूँ। An atom consists of three fundamental particles, that is इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो आपने पढ़ा होगा कि एटम्स के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं आपके, जो आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। दीज पार्टिकल हैव डिस्टिंक्ट फीचर। अब इनके ना अपने अपने डिस्टिंक्ट फीचर, मतलब कुछ अलग अलग फीचर्स इन सबके हैं, इन तीनों के। और आपके सिलेबस में ये दे रखा है कि आपको इनके फीचर्स पता होने चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने अप्लाइड केमिस्ट्री का जो शॉर्ट अपलोड किया था ना, उसके मैंने पेपर में दिखाया था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, इलेक्ट्रॉन से पूछा गया था वो क्वेश्चन, कि उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करो। तो हम पहले यहाँ पे प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटॉन आपका क्या है? प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स लोकेटेड इन द न्यूक्लियस विद अ मास अप्रॉक्सीमेटली 1836 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई एस, यहाँ पे ई नेगेटिव का मतलब आपका इलेक्ट्रॉन्स है। They determine the atomic number and chemical identity of an element discovered by Ernest Rutherford। आपको मैं प्रोटॉन का बताऊं तो प्रोटॉन आपका क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो आपके न्यूक्लियस में लोकेट होता है, और उसका जो मास होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के मास से एक 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन के मास से, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है उससे ये 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है। दे डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर। आपका जो एटॉमिक नंबर होता है ना, कि आपका पहला कौन सा एलिमेंट होगा, आपका दूसरा कौन सा एलिमेंट होगा, ये आपका ये प्रोटॉन ही डिसाइड करता है कि आपका कौन सा एटॉमिक नंबर, किस एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर होगा। एंड केमिकल आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट, आपकी जो केमिकल आइडेंटिटी होती है ना, केमिकल पहचान होती है इसे, वो आपका प्रोटॉन ही बताता है। आपसे ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ सकता है, या फिर आपके मिड टर्म में तो पूछ सकता है कि डिस्कवर्ड किसने किया था प्रोटॉन को। तो आपका डिस्कवर्ड किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अब आपके न्यूट्रॉन के पर चलते हैं हम। न्यूट्रॉन क्या आपका? न्यूट्रॉन आपका एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है, और ये भी आपके न्यूक्लियस में लोकेटेड होता है। दे वर्क अलॉन्ग साइड प्रोटॉन्स टू प्रोवाइड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी थ्रू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आपके जो प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन के साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि जो आपकी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी होती है ना, जो एक न्यूक्लियस की होती है, जिस आपके एटम के अंदर न्यूक्लियस ही तो होता है, उसको एक न्यूक्लियर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये आपस में एक तरीके से काम करते हैं। किसके ज़रिए? आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के ज़रिए। आपको पता है कि आपका न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होगा नहीं, वो तो आपका कोई चार्ज नहीं होगा। प्रोटॉन में क्या होगा? आपके पॉजिटिव चार्ज होंगे सारे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में आपने देखा होगा, अगर आपने कभी मैग्नेट को पास लाया है, उसके नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं। तो ऐसा कौन सा फोर्स है? आपसे कभी आपका एग्जामिनर पूछ सकता है, या फिर आपके कॉलेज में कोई आपसे टीचर पूछ सकता है आपका प्रैक्टिकल के टाइम पे, कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो प्रोटॉन और प्रोटॉन को बांधने का काम करता है न्यूक्लियस में। मतलब उनसे भी बड़ा कोई फोर्स होगा जो उनको बांधने की क्षमता रखता है, तो वो आपका कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन रिक्वायर न्यूट्रॉन्स टू प्रिवेंट न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। आपका हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी न्यूट्रॉन्स और जितने भी एटम्स होते हैं ना आपके, हाइड्रोजन को छोड़ के, उन सबको न्यूट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो प्रिवेंट कर सके खुद को न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन से। जो उनका न्यूक्लियस होता है ना, आपको पता है कि अगर आपका प्रोटॉन प्रोटॉन वहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा, तो प्रोटॉन प्रोटॉन आपका जो होगा वो अलग हो जाएंगे, वो न्यूक्लियस से अलग हो जाएंगे, न्यूक्लियस आपका खत्म हो जाएगा। तो उसको डिसइंटीग्रेशन से बचाने के लिए ही आपके न्यूट्रॉन्स आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने, डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन। आपको पहले मैंने बताया कि आपका प्रोटॉन और प्रोटॉन अगर आपके एक ही न्यूक्लियस में होंगे तो वो रिपल्शन शो करेंगे। उन्हीं को साथ में बांधने के लिए आपका जो होता है ना, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो किसके द्वारा होता है? न्यूट्रॉन्स के द्वारा। इसको डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। आपको ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि इसको किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक ने।
अब आप इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आपकी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं जो आपके न्यूक्लियस होता है ना आपका, जो उसके अराउंड ये रिवॉल्व करते हैं एक स्पेसिफिक एनर्जी और स्पेसिफिक शेल में। दे ऑक्यूपाई द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एन एटम एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल बॉन्डिंग। आपके जो जितना भी स्पेस बचता है न्यूक्लियस में, आपका न्यूक्लियस के अलावा आपका जितना भी आपका स्पेस बचता है ना एटम के अंदर, वो आपका इलेक्ट्रॉन ही पूरा कवर करता है ताकि वो केमिकल बॉन्डिंग कर सके। केमिकल बॉन्डिंग में अभी आपको समझाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूट्रल एटम्स। जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं ना उनके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होते हैं। मतलब जब आपका स्टेबल एटम, यहाँ पे न्यूट्रल का मतलब है स्टेबल एटम जो होगा ना उसके अंदर जो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वही आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसीलिए होंगे ताकि वो आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखे, ताकि वो मतलब उसमें किसी एक पार्टिकल की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो जिससे आपका अनस्टेबल ना हो गई एटम। इसको डिस्कवर किसने किया था, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने किया था ईयर 1897 में। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड एटॉमिक मॉडल्स। अब आपको पता है रदरफोर्ड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर मॉडल एस्टैब्लिश दैट एटम्स हैव अ डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। जो आपका रदरफोर्ड है उन्होंने जो गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था, आपको 9th में पता होगा, आप अगर अपनी 11th करी है तो आपको 11th में ही पता होगा कि उन्होंने गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था। तो उनके एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला था, उनके एक्सपेरिमेंट से ये पता चला था जो आपका एटम्स है ना उसके अंदर एक बहुत ही डेंस और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है उसके सेंटर में, जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। ये आपका रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पता चला था, जिनका गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट था वहां से पता चला था। इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिवील दैट मोस्ट ऑफ द एटॉमिक मास इज कंसंट्रेटेड इन दिस टाइनी न्यूक्लियस। जो आपका अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट हुआ था ना उससे यही पता चला था कि जो आपका एटॉमिक मास है वो सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। जितना भी आपका एटम का मास होता है ना वो सारा जो आपका होता है वो सारा न्यूक्लियस के अंदर ही डिपॉजिट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मास से फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो रिवॉल्व करता रहता है, उसकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती है। अभी आप आगे समझेंगे, पूरा जो हमारे चैप्टर है ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो पूरा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे ही बेस्ड है। द न्यूक्लियस, ये कहाँ पे छोड़ा था हमने, कंसंट्रेटेड इन दिस टाइनी न्यूक्लियस with electrons orbiting at relatively larger distance. The nucleus is extremely small but highly dense, containing nucleons. Nucleons क्या होता है आपका प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। जो आपका न्यूक्लियस है ना वो किससे बना हुआ है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। ये बेसिक चीजें हैं, आपको पहले भी आपने पढ़ चुकी है, फिर भी मैं आपको सिर्फ रिकॉल करने के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप इनमें से कुछ कुछ पॉइंट को आपको जरूरत है आपको नोट करने की, जैसे कि आपका सब एटॉमिक पार्टिकल किसने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, आप इनको नोट करिए। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। मेरे को फर्स्ट ईयर का इतना आइडिया नहीं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हेल्ड टुगेदर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आपका जो न्यूक्लियस होता है हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सेम आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में बांधने का काम किसने करा हुआ है, या फिर आपका प्रोटॉन जो आपका न्यूक्लियस में है उसे बांधने का काम किसने करा हुआ है, तो वो होगा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दिस ऑपरेट्स ओनली बिटवीन न्यूक्लियर पार्टिकल्स एंड इज इसेंशियल फॉर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। सेम मैंने आपको पहले बताया कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए आपका जो न्यूक्लियर फोर्स है उसको वो प्रेजेंट होता है वहाँ पे। अब देखो आपको कुछ चीज़ें जानने की जरूरत है, जैसे कि आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ये आपने पढ़ रखा है, बस मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। और जिन्होंने ये नहीं पढ़ा हुआ 9th में अपने अच्छे से अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज रेफर्ड एज इट्स एटॉमिक नंबर। जो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन है किसी एटम में वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, या फिर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन कह लीजिए या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, वही आपका सेम आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। जो आपका जेड है यानी आपका एटॉमिक नंबर है वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या वही आपका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, वही आपका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी है। अब मास नंबर क्या आता है, मास नंबर को अगर हम पढ़ें तो मास नंबर क्या है, द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन इट्स न्यूक्लियस। जो आपका मास होता है ना किसी एटम का, वो न्यूक्लियस के अंदर जितना रिसाइड करता है उसी को उसका मास नंबर कहते हैं। जो आपका टोटल जो आपका एटम का मास होता है ना वो न्यूक्लियस के अंदर जितना होता है ना उसी को हम मास नंबर कहते हैं। द मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलोन। जो आपका एटम का मास होता है ना वो मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपका जो मास होगा वो सिर्फ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन का उसमें कोई रोल नहीं होगा उसका। मास नंबर ऑफ एन एटम
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मास नंबर ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम रिप्रेजेंटेड बाई ए। इसको आप ए के सिंबल से दिखाते हैं। आपका जो एटॉमिक नंबर है उसे आप जेड की फॉर्म में दिखाते हैं, आपका जो मास नंबर है उसे आप ए की फॉर्म में दिखाते हैं। अगर वो इवन होगा तो आपको कैसे पता चलेगा किसी का मास नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर तो आपको पता है पहले से, जो आपकी पीरियोडिक टेबल जो आई आपकी, उसमें आपको पता चल गया था कि किस एलिमेंट का कौन सा नंबर है, एटॉमिक नंबर कौन सा है। लेकिन अगर आपको मास पता करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कैसे पता करना है। अगर आपका एटॉमिक नंबर इवन हुआ तो आप क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपका एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का ऑड हुआ तो आप उसके साथ +1 ऐड करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ऑड के लिए और +1 उसमें ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आते हैं आपके क्लोरीन और हाइड्रोजन। इनका एटॉमिक मास जब आप, या फिर एटॉमिक मास जब आप निकालेंगे ना इनका, तो इनका एटॉमिक मास इस फॉर्मूला से डिफरेंट आएगा, इनका आपको याद करना होगा। अब यहाँ पे जो ये एलिमेंट लिखा हुआ है, मैंने एग्जाम्पल के लिए x लिखा हुआ है, तो जो इसका ऊपर लिखा होगा ना, कोई भी नंबर लिखा होगा यहाँ पे, वो उसका मास नंबर होगा, और जो यहाँ पे z लिखा हुआ होगा ना, वो आपका एटॉमिक नंबर होगा। जैसे कि आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जो इसका 1 दिखा रहा है वो इसका मास नंबर दिखा रहा है, और जो यहाँ पे नीचे 1 दिखा रहा है वो इसका एटॉमिक नंबर दिखा रहा है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत है। आपको आपके सिलेबस में ये दे नहीं रखा है, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है, क्योंकि यूपीटीआर के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में क्या है, आपसे वो चीज़ें पूछ लेता है जो आपके सिलेबस में नहीं दी हुई है। फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड केमिस्ट्री का मतलब यही है कि आपने जो पहला पढ़ा हुआ है वो आपका रिकॉल होगा यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म में मैंने लिखा हुआ है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन से आप समझिए, आइसोटोप्स आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट। वो सेम एटम के एलिमेंट होते हैं हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ये आपने 9th में जरूर पढ़ा होगा। ऐसा इसमें कुछ नहीं है अभी तक जो आपने 9th में नहीं पढ़ा हुआ है। इससे जो नेक्स्ट साइड है ना आपका, वो आपने 9th में नहीं पढ़ा हुआ, वो आपका 11th में था। और अगर आपने 11th नहीं करी हुई है तो मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। तो आइसोटोप क्या होते हैं? सेम एटम के ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, बट एटॉमिक मास उनका डिफरेंट होता है। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होती है बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। जैसे कि आप आइसोटोप में देख सकते हैं, हाइड्रोजन का आइसोटोप है 3 आइसोटोप। मैंने आपको आइसोटोप क्या कहा था? जिनके सेम एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर देखो सबका 1 है, लेकिन इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। एक आइसोटोप का एटॉमिक मास 1 है, दूसरा जो आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास 2 है, और जो तीसरा आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास आपका 3 है। तो इसे ही आप आइसोटोप कहेंगे। आप इनका एग्जाम्पल याद रखिए ना रखें, बट ये पता होना चाहिए कि आइसोटोप क्या होते हैं। अब आपका इसमें दूसरा आता है आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? इसका सेम आप उल्टा कर दीजिए। जिनमें आपके एटॉमिक मास तो सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। इनका एटॉमिक मास सेम होगा लेकिन इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। आइसोबार्स आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोबार्स क्या है? एटम है डिफरेंट एलिमेंट के, मतलब अलग अलग हैं, जिनका एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास सेम है। इनका मास सेम है। जैसे कि आपका कैल्शियम निकालेंगे ना, कैल्शियम का अगर आप एटॉमिक मास निकालेंगे तो एटॉमिक मास क्या आएगा? इवन है, तो 20 × 2 करें तो 40 आएगा। आपका जो आर्गन है, आर्गन का क्या आएगा? ये एक्सेप्शन है इसमें, आर्गन जो आपका है वो आपका एक्सेप्शन है। तो ये आपका इवन है ना, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 36 + 4। इसमें आपका टोटल आपका एटॉमिक मास 40 आता है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि जो आपका एटॉमिक नंबर है वो तो डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास सेम है आपका। देख रहे हैं इसमें? तो इसे ही हम आइसोबार कहेंगे। अब आपका इस हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले ये आपका इंपॉर्टेंट है, बट इसके बाद मैं आपको जितना पढ़ाऊंगा ना, ये आपका 11th का सिलेबस में था। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको 10th बेस से ही पढ़ाऊंगा पूरा। आपका एक प्रिंसिपल आया था आपका, जिस टाइम आपके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो रही थी ना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, तो उस टाइम एक आपके हाइसेनबर्ग थे, मतलब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया था। उनका प्रिंसिपल का नाम है हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या? अनसर्टेन मतलब जिसका आप पता नहीं कर सकते हैं। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर और कैलकुलेट बोथ द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे एक्चुअली ये पार्टिकल आपके एटम के लिए कहा गया था। एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए कहा गया था ये थीसिस। ये जो उन्होंने अपनी थीसिस दी थी ना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर,
ये यही था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है ना, या फिर जो आपका पार्टिकल है, आप उसका सेम टाइम पे आप उसकी लोकेशन और उसका मोमेंटम नहीं बता सकते। एग्जैक्ट एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट एंड मोमेंटम जो आपकी वेलोसिटी जिसे कहते हैं, वो आप किसी एटम का या फिर किसी इलेक्ट्रॉन का बता ही नहीं सकते हैं एक टाइम पे या तो आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं, या तो एक टाइम पे आप उसका मोमेंटम बता सकते हैं, लेकिन आप उसका दोनों एक ही टाइम पे नहीं बता सकते हैं। यही इसमें लिखा हुआ है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू लोकेट, या फिर इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल लिखी, या फिर ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। इट होल्ड सिग्निफिकेंट वैल्यू इन अ क्वांटम वर्ल्ड। क्वांटम वर्ल्ड क्या होता है, जहाँ पे हम चीज़ों को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ते हैं। मैक्रो मतलब जहाँ पे हम बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, और माइक्रोस्कोपिक यानी क्वांटम लेवल मतलब जहाँ पे हम बहुत ही छोटी चीज़ों के बारे में हम डील करते हैं, उसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स आपका एक अलग ब्रांच है, इसी में हम क्वांटम वर्ल्ड की हम स्टडी करते हैं। अब आपका आता है इसमें क्वांटम नंबर्स, आपने पहले पढ़ चुका होगा। मैं आपको पूरा वो नहीं बताऊंगा, जैसे 12 के 9th और 11th में था पूरी डिटेल था, मैं आपको वो नहीं बताऊंगा। सेम मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके आप लिखते थे ना KLMN शेल, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को दिखाते थे, एक्चुअल में वो होता ही नहीं है। वैसा आपका सिर्फ 9th में आपको बेसिक पढ़ाने के लिए था, लेकिन जो हम पढ़ते हैं ना क्वांटम मैकेनिक्स के टर्म्स में, वो आपका बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। ईच इलेक्ट्रॉन इज इन एन एटम इज आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर। आपके जो इलेक्ट्रॉन है ना किसी एटम में, उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं इन 4 क्वांटम नंबर से। जो ये 4 यहाँ पे क्वांटम नंबर्स दिए हुए हैं ना, इनकी हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसकी लोकेशन हो गई, उसी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि जितना भी ये सब आपकी रिसर्च हुई थी ना, आपका जो बोर्स मॉडल था, आपका रदरफोर्ड मॉडल था, आपका थॉमसन मॉडल था, वो सब हुआ इलेक्ट्रॉन के लिए ही था। अब आपके यहाँ पे 4 क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं। पहला आता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा अजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा जो आपका है वो आता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। अब इन चारों को मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसी पार्ट में डिस्कस करूंगा ना, तो आपका बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा दे रखा है। तो मैंने आपको शॉर्ट में समझा रखा है ये सब, लेकिन आपका लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको इसका पार्ट 1 दे रहा हूँ। पार्ट 2 आपका जल्दी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो मैं आपको अभी के लिए यही सजेस्ट करूंगा कि आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं आपको केमिस्ट्री का पूरा सब्जेक्ट कवर करा दूंगा, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। एंड क्योंकि थर्ड सेमेस्टर ऐसा है ना कि वहाँ मेन जो व्यूअर्स है और जो मेन स्टूडेंट्स मेरे हैं वो थर्ड सेमेस्टर के ही हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत कम स्टूडेंट हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आपके लेक्चर्स भले डिले होंगे, लेकिन आपके पेपर से पहले तक आपके सारे लेक्चर्स मैं अपलोड कर दूंगा। एंड मैं आपको अप्लाइड मैथ्स का नहीं पढ़ा पाऊंगा, एंड अप्लाइड फिजिक्स का नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं आपको। बाकी मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि जो आपका अप्लाइड केमिस्ट्री है, आपका जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपका एक वीडियो में ही पूरा कवर हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ने लायक इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया आपका, उससे मैं कवर कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। मुझे थोड़ा टाइम दो बस। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया आपका, आपका जल्दी आपका वाटर भी कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है ना, मैं उसको कवर कर दूंगा, ठीक है, आप टेंशन मत लो। एंड जो आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का है, उसको भी मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको कवर करा दूंगा, लेकिन वरना मैंने आपको गाइड वीडियो में बता रखा है, गाइड वीडियो में, कि आपको कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आपको अच्छा लगा पढ़ना, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मेरे को भी इससे पता चल जाएगा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको मेरा लेक्चर कैसा लगा, ताकि मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। अगर आपको कहीं पे मेरी कमी लगी है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे कमी लगी। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।